तो बच्चों आज हम 2025 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। चैप्टर हमारा 3 चल रहा है। अब देखिए हम जो पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपका क्या क्या है। ये पेपर आप देख रहे हैं 2025 का। ठीक है, सेट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या क्या है। एक तो ये सेक्शन बी आपका होता है, आपको पता है 2 नंबर के क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा सेक्शन सी होता है, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट सेट में एक क्वेश्चन है आपका 22 क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का है सेक्शन सी का। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपका 55 टू 3 सेट है। ठीक है, इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका गिवन है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें पेपर में क्या है कि कंबाइंड आता है, आपको मालूम ही है सारे चैप्टर हैं। तो हम चैप्टर वाइज उसको सेलेक्ट करके कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी पेपर हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज। तो चैप्टर वाइज आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलने वाले हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, उसमें क्या कह रहा है। इन द सर्किट 3 आइडियल सेल्स ईएमएफ वी वी एंड 2V आर कनेक्टेड इन अ टू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम के बारे में ये बता रहा है कि इसमें 3 सेल हैं। एक तो ये वी वोल्टेज है, ठीक है, दूसरा भी वी वोल्टेज है और तीसरा जो है वो 2V वोल्टेज है। ठीक है, और ऊपर तो एक रजिस्टर लगा हुआ है, बीच में एक कैपेसिटर है। ठीक है, और इधर एक और रजिस्टर लगा हुआ है। अब आप ध्यान दो, इसमें इन्होंने क्या किया है कि रजिस्टर को और कैपेसिटर को एक साथ ज्वाइन कर दिया है, तो इसको हम आरसी सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं। अब उसके बाद ये बोलता है कि फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो इधर आपका पी पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं, इधर आपका क्यू पॉइंट है, इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तो ये बताना है। सेकेंड पार्ट में बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ये जो बीच में कैपेसिटर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी आरसी सर्किट आपके सामने आएगा तो आपको इसमें क्या समझना है कि जो ये कैपेसिटर होता है ये एक तरीके से ओपन सर्किट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बीच में आपके कुछ भी नहीं होता है ना, यहाँ पर वायर आपकी मौजूद नहीं होती है। तो यहाँ लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट से कनेक्टेड नहीं होती है कैपेसिटर में। ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि ये एक ओपन सर्किट है। तो जब ये एक ओपन सर्किट है तो इस डायग्राम को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर था ना इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है, तो ये ओपन सर्किट है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो ये बड़ी वाली बैटरी है, मान लीजिए इसमें से कुछ करंट आता है आई। ठीक है, तो रजिस्टर से पहले हम प्लस लिखते हैं, रजिस्टर के बाद माइनस लिखते हैं, है ना, क्योंकि हम मानते हैं कि हाई वोल्टेज से लो की तरफ को करंट आ रहा है। अब ये जो करंट है ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, आई करंट ऊपर को जाएगा। अब देखो जैसे ही इस पॉइंट पर आई करंट आएगा, यहाँ पर करंट को एक लेफ्ट में रास्ता मिलेगा, एक ऊपर को रास्ता मिलेगा। तो करंट बिल्कुल भी लेफ्ट वाले रास्ते में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इधर को करंट गया तो यहाँ तो ओपन सर्किट है, तो यहाँ से वापस तो आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए सारा करंट कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। अब जब सारा करंट ऊपर आएगा तो वो करंट इस रजिस्टर में एंटर करेगा। तो यहाँ पर हम प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस, है ना, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है और ये लो। क्योंकि करंट का एक रूल है, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाइयर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ। इसलिए इधर हम प्लस लिखते हैं, प्लस का मतलब हमारा हाई वोल्टेज होता है और माइनस का मतलब होता है लो वोल्टेज। अब जैसे ही करंट यहाँ पर आएगा वो इस बैटरी से पास होगा और वापस आ जाएगा करंट। ठीक है, अब जैसे ही करंट यहाँ पर पहुँचेगा तो इस बैटरी में अंदर नहीं जाएगा करंट, क्योंकि अगर इसमें गया तो यहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तो सारा का सारा करंट किधर आ जाएगा, नीचे, और वापस इस बैटरी में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, जो करंट बैटरी से निकला है आई करंट, वही करंट ऐसे पूरा घूम के वापस आ चुका है। ठीक है, ये कहलाता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो ये बीच वाली बैटरी है इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो जो पहला काम हमें करना है वो इस पूरे सर्किट में करंट को निकालना है। ठीक है, अब देखो इस पूरे सर्किट में एक तो ये V वोल्ट है और एक ये 2V वोल्ट है। ठीक है, तो इन दोनों का नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2V माइनस V, यानी कि नेट वोल्टेज है V। क्योंकि अब ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी आपस में कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है।
तो क्या होगा कि इस बैटरी का प्लस और इस बैटरी का प्लस है ना, ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो नेट वोल्टेज आपका वी हो जाएगा। अब देखो सीरीज में रेजिस्टेंस सेम है, ये रेजिस्टेंस जो है इनमें करंट सेम होगा, तो ये जो 2R है और ये जो R है ये आपस में क्या होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो 3R बन जाएंगे। तो नेट वोल्टेज तो आपका कितना आ गया था, वो आ गया था V, और नेट रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3R। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेट करंट कितना फ्लो करेगा, है ना, इस करंट को निकालना है। तो करंट की वैल्यू क्या होती है ओम्स लॉ से, V अपॉन R। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट हमें लिखना चाहिए। तो देखो V कितना है, वोल्टेज, वोल्टेज तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था V आ गया था। ठीक है। और नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना था, 3R। तो अब आप समझ गए कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो है V अपॉन 3R। ठीक है। अब इस सर्किट को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो डायग्राम को दोबारा बनाया है, अब I तो हमारा निकल चुका है V अपॉन 3R। ठीक है। अब हम वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ का वोल्टेज हमने एज्यूम कर लिया है 0 है। ठीक है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 2 वोल्ट, है ना, क्योंकि ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ये बताती है कि अगर लेफ्ट का वोल्टेज 0 है तो राइट का 2 ज़्यादा होगा। 2 वोल्ट की बैटरी बताती है कि एनोड का वोल्टेज कैथोड से 2 ज़्यादा है। अब देखो जब आप इस रजिस्टर को पार करोगे तो आपको इस रजिस्टर को थोड़ा सा क्या देना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो इस पॉइंट पर आपके पास कितना वोल्टेज बचेगा, है ना। देखो अगर इस रजिस्टर से पहले आपके पास 2 वोल्ट था, तो इस रजिस्टर के बाद आपके पास 2 वोल्ट नहीं होगा, आपके पास थोड़ा क्या हो जाएगा, कम। और कितना कम हो जाएगा, जितना इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, जितना इस रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो कितना ड्रॉप होता है, आई इंटू आर, है ना। अब आई की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, V अपॉन 3R। तो यहाँ पर आपके पास वोल्टेज आया 2V/3। ठीक है। तो सॉल्व करके आ गया 4V/3, यानी इस पॉइंट का वोल्टेज आपके पास कितना आया, 4V/3। ठीक है। और इस रजिस्टर से पहले कितना था, 2 वोल्ट था, और बाद में कितना आया, 4V/3। अब हम थोड़ा ओरिजिनल डायग्राम की तरफ अगर चलें तो देखिए वहाँ पर क्या था, एक बैटरी यहाँ पर ऐसे हमने V लगा रखी थी, ठीक है ना, और यहाँ पर ऐसे ओपन सर्किट था। अब देखो इसको आपने क्या समझना है कि यहाँ पर 4V/3 है, इस पॉइंट पर ये Q पॉइंट था, तो यहाँ का वोल्टेज क्या है, 4V/3, है ना। और जो यहाँ पर P पॉइंट था, इसका वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट। और Q पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, 4V/3। तो हमसे जो पूछा था, वो पूछा था P और Q पॉइंट के वोल्टेज में कितना डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि Q पॉइंट का वोल्टेज माइनस P पॉइंट का वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, Q पॉइंट का 4V/3 है और P पॉइंट का कितना है, 0। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है। दूसरा देखो, अगर यहाँ का वोल्टेज आपका 0 वोल्ट है, तो यहाँ का वोल्टेज आपका क्या होगा, V वोल्टेज होगा, इस बैटरी के जस्ट पार V वोल्टेज होगा। अब यहाँ पर आपने एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ था, तो हमसे सेकंड पार्ट में ये पूछा था कि कैपेसिटर के आर पार कितना वोल्टेज है, मतलब कैपेसिटर के लेफ्ट में और कैपेसिटर के राइट में। तो देखो कैपेसिटर के लेफ्ट में तो ये V वोल्टेज है, और कैपेसिटर के राइट में कितना है इस Q पॉइंट का वोल्टेज, 4V/3। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q का वोल्टेज यानी 4V/3 माइनस इधर का वोल्टेज, है ना, कैपेसिटर के लेफ्ट का वोल्टेज, जो कि है हमारा V/V वोल्टेज है, तो माइनस V कर लेते हैं। तो सेकंड आंसर जो हमारा है वो है V/3, ये कैपेसिटर के अक्रॉस है। ठीक है। और फर्स्ट आंसर जो हमारा है वो है 4V/3, ये P और Q पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि एक सेल है, इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और कनेक्टेड है एक वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, और एक वोल्टमीटर शो कर रहा है पोटेंशियल ड्रॉप वी अक्रॉस आर। तो देखो जो पहली लाइन में आपको बोला जा रहा है उसको मैं एक डायग्राम में लिख के बता रहा हूँ। तो देखिए डायग्राम मैंने बना दिया है, इसमें ये क्या बोल रहा है, एक तो आपका यहाँ पर ईएमएफ है, ये बैटरी का ईएमएफ ई है, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, जो कि वेरिएबल है, कम ज़्यादा हो सकता है, किसी तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखो बैटरी के प्लस से हमेशा एक करंट निकलता है, आप जानते हो, ठीक है। मान लीजिए ये करंट आई है, और ये इस तरीके से बैटरी में पूरा सर्किट में फ्लो होता है आई करंट, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, जो बैटरी का ईएमएफ है ये दो हिस्सों में अपनी एनर्जी खर्च करता है। एक तो कुछ वोल्टेज ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को देता है, और थोड़ी एनर्जी ये ईएमएफ किसको देता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ई को। तो जो एक्सटर्नल आपका ईएमएफ है ये अपनी थोड़ी एनर्जी किसको देता है, थोड़ा वोल्टेज ये आर को देता है। ठीक है, तो आर को कितना देता है, आई इंटू आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वो होगा जितना इसमें से करंट आ रहा है इंटू आर, और प्लस बाकी पोटेंशियल कहाँ पर ड्रॉप होता है इसका, इसके अक्रॉस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो होता है आई आर। तो दो हिस्सों में सेल की एनर्जी खर्च होती है। अब ये बोल रहा है कि जो वोल्ट मीटर है वो यहाँ का वोल्टेज V पड़ता है, मतलब इस आई आर को हम क्या लिख सकते हैं, इस वोल्टेज को V से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में अब ये बोल रहा है कि ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन वी ई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इन चार पैरामीटर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो, जो हमें पता है वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होता है वो क्या होता है, आई इंटू आर, ठीक है। तो आई क्या होता है आपका, इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट है, और वो करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो आई है इसको हमने कैसे निकाला है, टोटल ईएमएफ ई को, बैटरी का टोटल ईएमएफ सर्किट का ई है, और टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है तो आर प्लस आर। ठीक है, अब ये कैपिटल आर तो पहले से था तो ये लिख दिया हमने। तो फाइनली आपका रिलेशन ये निकल के आ गया है। ठीक है, ये किस किस में रिलेशन है आपका, ये रिलेशन है आपका V में, E में, R में और स्मॉल r में, जो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ द शेप ऑफ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज V of a cell as a function of I drawn from it. How can one determine the EMF from the cell and internal resistance? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें हमें क्या क्या ये बोल रहा है। देखिए, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो V और करंट I के बीच में ग्राफ बनाना है ना, V वर्सेस I के बीच में ग्राफ बनाना है। तो जैसा मैंने बताया था कि जो आपका E होता है वो दो पार्ट में खर्च होता है, कैपिटल R के अक्रॉस आई आर खर्च होता है, ठीक है, और स्मॉल r के अक्रॉस कितना होता है, आई आर। अब ये जो I इंटू आर है इसको तो V बोला जाता है वोल्ट मीटर से, है ना, तो प्लस आई आर। तो यहाँ से देखो आपका V इक्वल टू फार्मूला आएगा E माइनस आई आर। ये आप NCERT में भी देख सकते हैं, ये फार्मूला गिवन होता है आपका, ठीक है ना, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब देखो, इसमें बोल रहा है कि वोल्टेज को तो आप वाई एक्सिस पे दिखाइए, ठीक है ना, वोल्टेज को किस में दिखाना है, वाई एक्सिस में, और करंट को हमने दिखाना है एक्स एक्सिस में। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। अब आप जानते हैं कि इसको अगर मैं y लिख दूं और i को अगर मैं x लिख दूं, है ना, तो जो i का कोफिशिएंट है r, वो एक तरीके से एक स्लोप का काम करता है, और ये जो e है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनेगी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन को, देखिए एक तरफ हम वोल्टेज को दिखा रहे हैं, एक तरफ हम करंट को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब i की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी इस इक्वेशन में, जब आप i को क्या पुट करोगे, 0, व्हेन i इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू किसके बराबर होगी, EMF के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे, वोल्टेज तो आपका E हो जाएगा, और करंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, I0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस ग्राफ में आपका ईएमएफ कैसे पता चलता है ना। तो ईएमएफ क्या होता है, ये जो हाइट है इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन, है ना। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो सी होता है इसको इंटरसेप्शन बोला जाता है। तो ईएमएफ कैसे पता चलेगा, इंटरसेप्शन ऑफ ग्राफ से। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है लास्ट में, हाउ वन कैन डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा। तो इंटरसेप्शन जो होगा ग्राफ का, मतलब ये हाइट, ये तो आपको ईएमएफ देगी, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको क्या दिखाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि स्लोप इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, y इक्वल टू ये c और mx माइनस सी या माइनस mx प्लस सी, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर m है, ये m स्लोप दिखाता है।
अब देखो x तो हमारी I हो गया, करंट हो गया, जिसको हम x एक्सिस पे दिखा रहे हैं। तो देखो I का कोफिशिएंट क्या है, r है ना, और यहाँ पर आपका x का कोफिशिएंट क्या है, वो m है, m स्लोप होता है, तो यहाँ पर r आपका स्लोप का काम करेगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बैटरी है, ईएमएफ 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 0.5 है, और ये कनेक्टेड है 9.5 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, एक की मदद से, स्विच की मदद से, ठीक है। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन द की इज ओपन एंड की इज क्लोज्ड। तो यहाँ पर दो केस बोल रहा है, एक बार तो बोल रहा है कि की को ओपन रखना है और एक बार की को क्या रखना है, क्लोज। तो देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने डायग्राम बनाया है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 9.5 ओम का एक्सटर्नल है और ये की है, ठीक है। तो एक बार तो आपको बोल रहा है कि की को आपने क्या रखना है, ओपन। देखो की को ओपन करने का मतलब है कि यहाँ बीच में जो है ना, कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोई कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ से खुली होगी की। उस केस में क्या होगा कि यहाँ से तार कटा होगा और यहाँ से कोई भी करंट आपका फ्लो सर्किट में नहीं होगा। तब जो बैटरी का ईएमएफ होगा, वोल्टेज होगा, वो कितना होगा, वो 12 वोल्ट ही होगा, है ना। तो बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, वो 12 वोल्ट ही होगा, कुछ भी खर्च नहीं होगा। अब देखो दूसरे केस में क्या करता है, की को क्लोज कर देता है। तो की को क्लोज करने का मतलब है इस तार को पूरा ऐसे ज्वाइन कर देना। तो अब करंट का फ्लो अच्छे से हो जाएगा। तो देखो हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम करंट निकाल लेंगे, कितना होता है, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वोल्टेज तो 12 है और रेजिस्टेंस देखो क्या है, एक बार 9.5 और 0.5, तो दोनों को ऐड करके 10 ओम हो जाता है ना। तो यहाँ से 1.2 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब ये करंट जब फ्लो होगा तो देखो इस करंट को जब हम इसमें से पास कराएंगे, 1.5 1.2 एम्पियर को 0.5 से पास कराएंगे तो इसमें कितना ड्रॉप होगा, जो बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कंज्यूम कर लेगा कुछ वोल्टेज। तो ड्रॉप और वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस वो हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर, यानी कि 1.2 इंटू 0.5। तो 0.6 वोल्ट ये कंज्यूम करेगा। अब देखो रिमेनिंग कितना रहेगा, रिमेनिंग वोल्टेज रहेगा 12 में से ये माइनस कर लेंगे 0.6, तो 11.4 वोल्ट जो है इस सेल को मिल पाएगा। दूसरा तरीका यह है क्रॉस चेक करने का कि इसमें देखो आई कितना जाएगा, 1.2 एम्पियर जाएगा। तो बताओ इस एक्सटर्नल को कितना वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो इसको वोल्टेज ड्रॉप मिल पाएगा आई इंटू कैपिटल आर। आई की वैल्यू रख देते हैं 1.2 और कैपिटल आर कितना है 9.5। तो यहाँ पर आपका 11.4 वोल्ट आ गया। तो कैसे भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो यानी 12 वोल्ट की जो बैटरी है, इस 12 वोल्ट में से ये जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये तो कंज्यूम करेगा 0.6 वोल्ट, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 9.5 ये कंज्यूम करेगा 11.4 वोल्ट। अब हमें रेशियो बताना है, ठीक है। रेशियो देखो किसका बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो जो रिक्वायर्ड चीज़ हमसे पूछी है वो क्या बताना है, दोनों का रेशियो बताना है। जब की ओपन होगी अपॉन जब की क्या होगी, क्लोज होगी। तो जब ओपन है तब तो 12 वोल्ट है बैटरी का ईएमएफ, है ना, यहाँ पर बताया था 12 वोल्ट है। और जब की क्लोज है तो कितना आएगा 11.4। तो इन दोनों का रेशियो बताना है। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर देखो क्या आएगा, देखो 12 को 11 से डिवाइड कर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये पहला पार्ट बोल रहा है कि डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। अब रजिस्टिविटी को तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ये एक रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी का, इतना भी आप लिखोगे या फॉर्मूला लिखोगे तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है डिस्कस इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। अब देखो जो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो फार्मूला होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम टाउ कम हो जाता है ना। देखो होता क्या है ना कि मेटल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऐसे चलते रहते हैं ऐसे रैंडम मोशन में, ठीक है ना। तो क्या होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बहुत तेज़ी से चलते हैं, थर्मल स्पीड बढ़ती है। तो थर्मल स्पीड जब बढ़ेगी तो जहाँ उन्हें पहुँचना है वहाँ जल्दी पहुँचेंगे।
मतलब टाउ जो टाइम है आगे बढ़ने का टाइम है वो टाइम कम लगेगा। अब जब आप गाड़ी बहुत तेज चलाते हो मान लो, है ना, तो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ आप जल्दी पहुँच जाते हो। तो यही इलेक्ट्रॉन के साथ है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, थर्मल स्पीड बढ़ रही है, तो उन्हें टाइम क्या लग रहा है, कम। अब टाइम कम होगा तो कम नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो जो आंसर है वो ज़्यादा आएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर पूछ रहा है ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो एनसीईआरटी में आपका ग्राफ गिवन है। अगर एक तरफ रजिस्टिविटी लिखें एक तरफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रजिस्टिविटी बढ़ती है, तो ग्राफ ऐसे ऊपर को जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चैप्टर 3 में भी ग्राफ दे रखा है। अगले पार्ट में बोल रहा है कि बी पार्ट में लो वोल्टेज बैटरी फ्रॉम विच हाई करंट इज रिक्वायर्ड मस्ट हैव ए लो रेजिस्टेंस, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है कि लो वोल्टेज की बैटरी है, मतलब कम पावर वाली बैटरी है, और उससे हमें बहुत ज़्यादा करंट चाहिए। तो ज़्यादा करंट चाहिए तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, इसको जस्टिफाई करो। तो देखिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और नया डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। दो सिचुएशन है, पहले फर्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं। बोल रहा है कि लो वोल्टेज की बैटरी है। ठीक है, अब ये लो वोल्टेज की बैटरी है। अब जो इससे करंट ड्रॉ कर रहे हैं वो हमें बहुत हाई ड्रॉ करना है करंट। ठीक है, तो देखो ये बैटरी किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्टेड है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R1 है। अब देखो इस सर्किट में जो करंट होता है वो करंट होता है EMF अपॉन R प्लस R1। अब करंट हमें बहुत हाई चाहिए, है ना। तो देखो करंट अगर हाई चाहिए तो करंट वोल्टेज के EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो EMF हाई होना चाहिए था। बट EMF तो लो है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो अगर हाई करंट चाहिए और EMF हाई नहीं हो पा रहा है, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लो। यानी कि लो EMF की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी लो होना चाहिए। तो आप खाली ये बोलोगे कि अगर EMF लो है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी लो रखो। जब ये लो होगा तो कम नंबर से डिवाइड करोगे तो आई क्या होगा, हाई हो पाएगा। अब दूसरे केस में देख लेते हैं। दूसरे केस में बोल रहा है यहाँ पर कि ए हाई वोल्टेज बैटरी मस्ट हैव ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, जस्टिफाई। जैसे एक हाई वोल्टेज की बैटरी है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होना चाहिए। अब देखो इसको हाई क्यों होना चाहिए, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो इसलिए हाई होना चाहिए क्योंकि जो करंट का फॉर्मूला है वो है E अपॉन आर प्लस आर, है ना, सीरीज के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको आई जो है यहाँ से निकालना है करंट को, तो देखो अगर बैटरी बैटरी का EMF बहुत हाई है, ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इस ई की वैल्यू क्या है, बहुत हाई, तो करंट भी बहुत हाई पावर का निकलेगा। हाई पावर के करंट से ये जो वायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वायर जो है जूल हीटिंग इफेक्ट से हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है तार, है ना, करंट ज़्यादा होता है तो जूल हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, तार गर्म हो जाती है, तो उसके मेल्ट होने का डर होता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल रजिस्टर है उसको करंट सप्लाई हो, लेकिन कम सप्लाई हो, है ना, कम अमाउंट का करंट धीरे धीरे जाता रहे। अगर ज़्यादा करंट होगा तो वायर के हीट होने का, पिघलने का डर होता है। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को आर को क्या करेंगे, जानबूझ के हाई। देखो या तो EMF को कम कर दो, उससे करंट कम हो जाएगा और वायर नहीं पिघलेगी। लेकिन अगर आप EMF कम नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हाई है EMF, तो आपको आर को क्या करना पड़ेगा, इसको हाई करना पड़ेगा। अगर आर को आप बहुत हाई कर दोगे तो ज़्यादा नंबर से डिवाइड करोगे तो करंट क्या आएगा, वो ऑटोमेटिकली कम आएगा और सर्किट सेफ रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में, विच पेयर ऑफ द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर एंड आइडियल अमीटर इन द गिवन सर्किट इज पॉसिबल, है ना। सुटेबल पावर ऑफ सोर्स ऑफ 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन पी एंड क्यू। अब आप देखो इसमें ये बोल रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन में कि पी और क्यू दो पॉइंट हैं, यहाँ कोई बैटरी लगा रखी है। तो देखो एक 24 ओम का रजिस्टर है, ठीक है ना, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर है, वोल्टेज मेजर करेगा वो, है ना, और एक अमीटर है, अमीटर करंट मेजर करेगा। तो इनमें से कौन सी रीडिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो समझने के लिए हमने क्या किया है, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैंने इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है ना, 90 डिग्री समझने के लिए। तो देखो जो पी और क्यू यहाँ पर पॉइंट थे वो यहाँ आ गए, पी और क्यू, है ना, ये कुछ नहीं है, पी और क्यू यहाँ पर आ गए। और जो अमीटर था वो इस तरफ आ गया, वोल्ट मीटर आप देख पा रहे हैं ऐसा हो गया, है ना, 24 ओम ऐसा हो गया। अब आप यहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो यहाँ पर कोई बैटरी लगी है पी और क्यू के बीच में, प्लस और माइनस, है ना। तो देखो यहाँ से जो करंट जाएगा अमीटर के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन पार्ट है सर्किट का वो ये है,
कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अमीटर लगा हुआ है और अमीटर के जरिए करंट यहाँ पर जा रहा है, ठीक है ना, रजिस्टर के, और यहाँ से करंट वापस आएगा और इस तरीके से चला जाएगा हमारा वापस बैटरी की तरफ, ठीक है। अब बोल रहा है कि कौन सी रीडिंग पॉसिबल है। देखो पहली रीडिंग ट्राई करते हैं। बोल रहा है कि वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस क्या रीड कर रहा है, 12 वोल्ट रीड कर रहा है ना। मतलब कि यहाँ से जो करंट आई जा रहा है, देखो तो इस 24 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखो वी की रीडिंग होनी चाहिए आई आर, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा इसके अक्रॉस, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है 24 ओम के अक्रॉस वो आई आर होना चाहिए। अब देखो क्या चीज़ है कि वोल्टेज की रीडिंग तो 12 आ रही है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं V इक्वल टू आई आर, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इसमें V की वैल्यू तो आप 12 रखो, यहाँ पर मैं 12 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। करंट की वैल्यू बोल रहा है कि आप 2 एम्पियर रखो, करंट 2, और R तो हमारा एक्सटर्नल फिक्स है 24। तो देखो क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अब बी ऑप्शन ट्राई करने को बोल रहा है कि इस वोल्टेज की जगह आप क्या रखो, वो 2 वोल्ट रखो, मतलब इस 24 ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है ना। और करंट आप क्या लो, 0.5 लो, इसमें जो आई जा रहा है वो 0.5 जा रहा है। और आर का हम कुछ कर नहीं सकते, आर तो फिक्स है कैपिटल आर, ये कैपिटल आर की वैल्यू है 24, इसको 24 रखो। तो देखो ये भी सही नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये नहीं आएगा। अब सी ऑप्शन अगर हम ट्राई करें, 6 वोल्ट और 2, मतलब कि वी की जगह 6, आई की जगह क्या रखना है 2, और आर तो हमारा फिक्स है 24। तो क्या ये आंसर आ सकता है, 24 इंटू 2 6 नहीं आ सकता। अब डी ऑप्शन बचा हमारा, उसको ट्राई करते हैं। बोल रहा है कि ये जो 24 ओम है, इस 24 ओम के अक्रॉस आप वोल्टेज रखो 12 वोल्ट, ठीक है, और इसमें जो जाने वाला ये करंट है उसको रखो 0.5, और देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है। तो यहाँ पर V को मैं 12 रख रहा हूँ, 12, और करंट को कितना रखना है, वो रखना है 0.5, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हम कुछ नहीं कर सकते, 24 ही रखना है हमें। तो देखो 24 इंटू 0.5, ये इसका हाफ होता है, 0.5 का मतलब हाफ इंटू 24, तो ये क्या आ जाएगा 12, यानी एल एच एस आर एच एस हमारी क्या आ गई, वो इक्वल आ गई है ना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी को आप बोल सकते हैं इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर आप ये डेफिनेशन देते हैं तो सही माना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो सिग्मा के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन हमें निकालना है, और उस एक्सप्रेशन में क्या क्या शामिल होना चाहिए, एक तो नंबर डेंसिटी होनी चाहिए स्मॉल n, और क्या होना चाहिए, रिलैक्सेशन टाइम होना चाहिए टाउ, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो एक फार्मूला होता है J इक्वल टू सिग्मा ई, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो J होता है करंट डेंसिटी, जिसका मतलब I अपॉन एरिया होता है, करंट अपॉन एरिया सिग्मा, और E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू पुट करें NeAVD, ठीक है, ये I का एक फार्मूला है, I इक्वल टू क्या होता है NeAVD, है ना, N नंबर डेंसिटी है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A क्रॉस सेक्शन एरिया, और VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपॉन में आपने A पुट कर दिया इक्वल टू सिग्मा E। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, तो देखो NE इंटू वी डी, अब VD की वैल्यू क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई अपॉन एम, ये चैप्टर 3 में आप पढ़ते हो VD का फॉर्मूला, इक्वल टू आपने सिग्मा E रख दिया, तो E से E क्या हो गया कैंसिल। तो देखो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन के आ गया, NE² अपॉन एम। अच्छा जो VD का फॉर्मूला था उसमें एक टाउ का भी एक्सप्रेशन आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, VD इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला है ना न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें एक्सलेशन होता है फोर्स अपॉन मास, और ये एक टाइम भी आता है जिसको हम टाउ कहते हैं। तो VD का फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो उसमें ई अपॉन एम तो रखना ही है, टाउ भी रखना है, तो यहाँ ई अपॉन एम के साथ टाउ भी आ जाएगा, तो यहाँ हमारा टाउ रह गया था। अब फाइनल एक्सप्रेशन ये हमारा आ चुका है NE² टाउ अपॉन एम। तो ये डेरिवेशन आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, इसमें छोटे छोटे फार्मूले यूज़ हुए हैं, जैसे आई की जगह ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए अगले पार्ट में क्या कह रहा है,
एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव चेंज इन रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद टेम्परेचर यूजिंग एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन ए। जो यहाँ ए पार्ट में एक्सप्रेशन मिला है उससे हमें रजिस्टिविटी के बारे में कुछ बताना है, टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है रजिस्टिविटी। तो देखो सिग्मा का जो उल्टा होता है वो होता है रजिस्टिविटी, है ना। तो सिग्मा का फॉर्मूला आया है NE² टाउ अपॉन m, यानी कि अगर इसका उल्टा कर दें तो रजिस्टिविटी क्या होता है सिग्मा का उल्टा, तो वो हो जाएगा m अपॉन NE² टाउ। अब कुछ चीज़ें आपको बतानी है रजिस्टिविटी के बारे में। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड बढ़ती है। याद रखना है थर्मल स्पीड क्या हो जाती है उसकी, बढ़ जाती है, थर्मल भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो अगर ऐसे ऐसे जिगजैग पैटर्न में ऐसे चलते हैं तो अगर आप उनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उनकी थर्मल स्पीड बढ़ रही है ना। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पहुँचना चाहते हैं ऐसे चल के वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। देखो अगर आप तेज़ गाड़ी चलाओगे, तो मैंने बोला था अभी एग्जाम्पल दिया था, तेज़ गाड़ी चलाओगे तो जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ जल्दी पहुँचोगे आप, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर तेज चलेंगे तो वो जल्दी पहुँचेंगे, तो उनको जो पहुँचने का समय होगा टाउ वो क्या लगेगा, कम, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो अब आप ये बताओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टाउ क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। अब यहाँ टाउ अगर कम होगा तो कम नंबर से डिवाइड करेंगे तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, है ना, मैथमेटिकली बढ़ जाएगी। ये हमें इसमें बताना था। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक करंट फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम पहले से बनाया हुआ है थोड़ा टाइम बचाने के लिए। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ना। एक कंडक्टर है मतलब वो एक सिलेंडर के शेप में है, सॉलिड है। अब उसमें आपका रेडियस उसकी r है, तो इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो रेडियस आपकी कैपिटल R है, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा है द डेंसिटी, current density at a point in the conductor is J equal to alpha R. Here alpha is a constant and R is the distance from the axis of the conductor. अब देखो सबसे मेन बात यहाँ पर यही है, जो करंट डेंसिटी है वो आपकी अल्फा आर दे रखी है, यानी करंट डेंसिटी वेरिएबल है आपकी, है ना। ये कांस्टेंट ना होके कैसी है, वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब है जैसे जैसे आर बढ़ेगा जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, करंट डेंसिटी। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक डॉट डॉट लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट लाइन क्या दिखा रहा है, ये सिलेंडर की एक्सिस को दिखा रहा है, ठीक है। इस एक्सिस पर आर की वैल्यू क्या होगी, 0, इसी को हमने ओरिजिन मानना है 0,0, तो आर 0 है। अब जैसे जैसे सिलेंडर से आप बाहर की तरफ को ऐसे बढ़ोगे तो ये स्मॉल आर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप सिलेंडर के सरफेस तक आ जाओगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी यहाँ पर, है ना, बाहर तक। तो यहाँ पर हमने देखो क्या एज्यूम किया है, एक छोटा सिलेंडर एज्यूम किया है। अब आप समझने की कोशिश करना, हमने इसमें एज्यूम किया है कि जो सिलेंडर की एक्सेस है यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस हम आगे जाएंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटी सी थिकनेस आएगी जो है डी आर, है ना। ये डी आर थिकनेस है, डी आर थिकनेस का सिलेंडर है। यानी कि ये जो पिंक कलर में आप सिलेंडर देख रहे हैं एक हॉलो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है, हॉलो सिलेंडर। और ये हॉलो सिलेंडर कितनी दूर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। देखो आर डिस्टेंस पर जो आपकी करंट डेंसिटी है यहाँ पर आप करंट डेंसिटी मान सकते हैं अल्फा आर, है ना। आर डिस्टेंस जैसे आगे जाएंगे तो करंट डेंसिटी अल्फा आर है। अब ये छोटी सी थिकनेस डी आर बहुत कम है, तो इस रीजन में हम करंट डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं जे इक्वल टू अल्फा आर। तो ये वाला जो रीजन है इसमें से कितना करंट यहाँ से बाहर जाएगा, है ना, इस पिंक वाले एरिया से, मतलब इस छोटे सिलेंडर से ये जो पिंक वाला सिलेंडर है कितना करंट बाहर आएगा, ठीक है। आप इसका टॉप व्यू भी देख सकते हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये सिलेंडर आपको कैसा दिखेगा, वो साइड में डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये सेंटर है सिलेंडर का और ये स्मॉल आर डिस्टेंस है। ये जो पिंक कलर का है ये हॉलो सिलेंडर है, इसमें से करंट ऐसे कहाँ को आ रहा है, बाहर को आ रहा है। डॉट डॉट दिखा रहा है कि करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ठीक है। और इस पिंक सिलेंडर की थिकनेस क्या है, डी आर। अब यहाँ से कितना करंट आएगा, तो करंट की वैल्यू होगी, छोटा सा करंट जो इस रीजन से बाहर को आएगा डी आई, वो क्या हो जाएगा, डी आई इक्वल टू जे इंटू एरिया, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टॉप व्यू है इसमें जो ये पिंक कलर है इसका एरिया कितना है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने एक सीजर से इसको कट कर दिया है। तो ये जो पट्टी को अगर आप कट करेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, एक रेक्टेंगल दिखेगा, है ना। ये जो पिंक कलर की गोल पट्टी है सिलेंडर की, इसको अगर आप कट कर देंगे तो एक ऐसा रेक्टेंगल हो जाएगा। अब इस पट्टी की पेरीमीटर कितनी थी, ये जो गोल सर्कल था इसकी पेरीमीटर कितनी थी, वो 2 पाई आर थी। और इसकी थिकनेस कितनी थी, वो डी आर है। तो बताओ इस रेक्टेंगल का जो यहाँ पर ये बना हुआ है रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, है ना। तो ये इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, और यहाँ पर जी। तो इतना करंट हमारा बाहर आएगा, इस पिंक सिलेंडर से बाहर को आएगा। अब हमें तो इस पूरे रीजन से करंट चाहिए, ऐसे पूरे रीजन से कितना करंट आएगा। तो हम इस छोटे डी आई का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 पाई आर डी आर। और ये जो स्मॉल आर है इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, आर इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, आर इक्वल टू ज़ीरो से आर इक्वल टू आर बाई टू तक होनी चाहिए। क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा है आर इक्वल टू आर बाई टू से कितना करंट बाहर आएगा। तो देखिए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, लेकिन अब आया है तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जे की वैल्यू है अल्फा आर, और साथ में क्या है, 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो देखो अल्फा यहाँ से कांस्टेंट है, ठीक है, 2 पाई यहाँ से क्या है, कांस्टेंट है। तो अल्फा इंटू 2 पाई तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, खाली आर स्क्वायर डी आर। तो हमें करंट ये बताना है प्रोपोर्शनल किसके होगा, है ना। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू 2 पाई, और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर की पावर 3/3। तो 2 पाई अल्फा अपॉन 3, ये तो करंट की वैल्यू आएगी, और आर की पावर है 3, है ना। तो देखो आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से आर बाई टू। तो हमें प्रोपोर्शनलिटी बतानी है केवल। तो अगर आप इसको एग्जैक्ट भी सॉल्व करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा एग्जैक्ट, आर की पावर 3/8 - 0। तो कुल मिला के आई जो आ रहा है वो आपका आर की पावर 3 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है इसमें सही। इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, आप एक बार इसको अच्छे से कीजिएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और पूछा गया है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन को थोड़ा आपको वीडियो को रोकना है, पढ़ना है उसको कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, खुद से ट्राई करना है। मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, सारे क्वेश्चन बोर्ड के हैं जो भी मैं करा रहा हूँ। तो हर क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन समझेंगे। हो सकता है आपका मेथड अलग हो, मेरा मेथड अलग हो, है ना। तो एग्ज़ाम में तो आप अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें। चलिए, ओके, थैंक यू।